हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स। अपन क्लास 11 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम काइनेमेटिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। इसका नाम काइनेमेटिक्स है। स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखते हैं यहाँ पर। काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ने के पहले मैं छोटा सा आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing with motion of particles in motion of particles in space and time is called मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिक्स। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर देखा जाता है यहां पर जो स्पीड ऑफ पार्टिकल v इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। चूंकि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऐसे स्टडी को बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। और अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड। और ऐसे मोशन ऑफ पार्टिकल को बोलते हैं अपन क्या? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है ना। अपन एक नई चीज देखेंगे यहां पर। अ पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। in which we describe and study about motion of particles while ignoring the causes that produce motion is called काइनेमेटिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर अपन मोशन, पार्टिकल के मोशन की स्टडी करेंगे, बट उन कॉजेस की स्टडी नहीं करेंगे जिसके कारण मोशन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मोशन के फिनोमेना की स्टडी करेंगे, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, ये सब की अपन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करेंगे, बट ऐसे फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे जो मोशन करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या ऐसे को बोलते हैं अपन काइनेमेटिक्स। यहाँ पर सिर्फ अपन क्या करने वाले हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल इग्नोरिंग द कॉजेज दैट प्रोड्यूसेस मोशन। वो कॉजेज जिसने मोशन करवाया है, जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के, उनके बारे में अपन स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। अपन एक्चुअली काइनेमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। सर काइनेमेटिक्स 1 मतलब? काइनेमेटिक्स मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया काइनेमेटिक्स को, दैट इज काइनेमेटिक्स 1 एंड काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 2 अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। काइनेमेटिक्स 2 और काइनेमेटिक्स 1 में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर अपन पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। सर ये क्या चीज़ है? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब, रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। यहां पर अपन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, और यहां पर अपन बात करेंगे कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन की बात करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या? ये पार्टिकल को मैंने छोड़ा, किस वजह से मोशन किया इसने?
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कहाँ आया, नीचे आया, तो दिस मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले, रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, एक और चीज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये पूरा मिला कि मेरा होता है काइनेमेटिक्स 1, और काइनेमेटिक्स 2 के अंदर मैं कर्विलिनियर मोशन पढ़ूंगा। कर्विलिनियर मोशन क्या है, अदर देन स्ट्रेट लाइन जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा, कर्विलिनियर मोशन होगा, और उसकी अपन स्टडी काइनेमेटिक्स 2 के अंदर करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स 1, इतना आप नोट डाउन करें। नाउ अपन देखते हैं यहां पर इन फिजिक्स we can divide motion as first, क्या है फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल अपन देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है ये एग्जांपल देखूंगा मैं यहां पर, क्या, car is moving on a highway. This is the example of a translatory motion. Second, translatory motion मतलब motion in straight line, rectilinear motion. Second, rotational motion. Rotational motion मतलब स्पिनिंग, मतलब क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग करती है, तो उसको अपन बोलेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, दैट इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है। थर्ड, वाइब्रेशनल मोशन मतलब क्या, बैक एंड फोर्थ, और वी कैन से टू एंड फ्रो मोशन। मतलब क्या, एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर क्या देखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। सर ये क्या लिखा, बैक एंड फोर्थ, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और अपन बोल सकते हैं और स्प्रिंग। ये सिंपल पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग से मैंने एक बॉब को लटका दिया, जैसे ये रहा, ये स्ट्रिंग है, एक बॉब को लटका दिया, ये ऐसे ऐसे जो मोशन करेगा ये सिंपल पेंडुलम है। ये टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं बोलते हैं, ये होगा वाइब्रेशनल मोशन। जैसे स्प्रिंग है, ये इस पे मास कनेक्टेड है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस। जैसे मैं फोर्स को हटा दूंगा ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वाइब्रेशनल मोशन। और इसको बोलेंगे अपन सिंपल पेंडुलम, और स्प्रिंग को अपन यहाँ पर बोल सकते हैं ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन और एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी यहाँ पर ये स्टडी करेंगे अपन, अभी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये स्टडी करेंगे अपन। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर एक चैप्टर आने वाला है, और एक एसएचएम ऑसिलेशंस करके भी एक चैप्टर आने वाला है। ऑसिलेशंस के अंदर अपन वहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे, मतलब यहाँ पर अपन ये स्टडी करने वाले हैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अब यहाँ पे अपन नया टॉपिक देखते हैं, एक क्या टॉपिक है देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। What is frame of reference? It is a platform from where motion of particle is being
ऑब्जर्व्ड, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से अपन एक पार्टिकल का मोशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इज इट क्लियर? क्या दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बोलते हैं अपन नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसको बोलते हैं अपन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सीलरेशन नहीं है और ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर एक्सीलरेशन है। एसी फ्रेम, इनके बारे में डिटेल स्टडी अपन बाद में करेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे उसके बाद अपन बाद में करेंगे, बट अभी जस्ट यहां पे ध्यान दो, एसी बॉडी जो कि रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या है सर, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। सर वेलोसिटी क्या है, अभी सब पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ मैंने बताया आपको। एसी फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो किसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, या तो वो क्या हो, रेस्ट पे हो, या तो वो क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यूनिफॉर्म मोशन करे। ऐसे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है और ऐसी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन होता है वो कहलाती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनके बारे में अपन बाद में स्टडी करेंगे, वेल स्टडी लेटर ऑन ऑल्सो। अभी जस्ट यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया तो मैंने बता दिया कि दो प्रकार की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। एक होती है नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड कौन सी होगी, या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म का मतलब। और नॉन इनर्शियल ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक और चीज़, एग्जाम्पल समझते हैं क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड। सर ग्राउंड क्या है, ग्राउंड इज अ फ्रेम विच इज ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। तो ये कौन सी फ्रेम हो गई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मैंने ग्राउंड बोल दिया, मतलब क्या बोल दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट की बात करी मैंने, ठीक है। फिर मेरे पास एक गाड़ी है और वो व्हीकल चल रहा है विद अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से। उस पर एक बंदा बैठा है, बंदे का नाम है पी, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका नाम है ओवन। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये भी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ये इस ऑब्जर्वर का नाम है O2। तो अगर मैं देखूँगा तो ये रेस्ट पे है, इसको ये पूरी बस जाते हुए दिख रही है विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये बंदा पी भी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, हाँ। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो इसकी स्पीड क्या बोलूंगा मैं, 50 किलोमीटर पर आवर। पर मैं ऑब्जर्वर O2 के रेस्पेक्ट में देखूंगा, ये भी 50 ये भी 50, दोनों साथ चल रहे हैं। यहां पर कोई भी इनके बीच में स्पीड में डिफरेंस नहीं है। मतलब कि ये गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये चल तो रही है, किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, तो कुछ नहीं बोले तो समझ लेना वो किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर बोला जाए अ बस इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू बस 2, तो बस 2 के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है, 0, क्योंकि ये भी 50 वो भी 50, दोनों की स्पीड सेम है। तो एक दूसरे के रिलेटिव में अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए। इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों बस चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से, पर इस बस के रेस्पेक्ट में ये और इस बस के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, रेस्ट पे, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। यहां पर मान लो मैंने बहुत सारे पैसेंजर बिठा दिए, तो इस पी वाले बंदे की स्पीड इन सारे पैसेंजर के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये भी चल रहा है 50 से, सारे पैसेंजर भी चलेंगे उसी बस के अंदर, तो वो भी चलेंगे कितने से, 50 से। इसकी स्पीड भी 50, सारे पैसेंजर की स्पीड भी 50, तो इसके रेस्पेक्ट में सारे पैसेंजर की स्पीड और सारे पैसेंजर की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में दोनों क्या होगी, 0। क्यों, ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, ये रेस्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है,
मोशन। आपको समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं? एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। बट इसके रेस्पेक्ट में इसकी और इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इस पोजीशन पे मान लो ये दोनों भी यहां पर है, थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों साथ साथ में कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। t इक्वल्स टू 0 पे दोनों यहां पर है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे भी दोनों कहां रहेंगे, सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में तो दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, बट इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। t इक्वल्स टू 0 पे दोनों की पोजीशन सेम है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में दोनों की पोजीशन सेम है। इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट। बट इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। तो दो प्रकार की चीज होती है, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है रेस्ट। तो व्हाट इज रेस्ट? इफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to its surrounding, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट पे कहलाएगा। इसका सराउंडिंग ये, इसका सराउंडिंग ये, तो इसको ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, सेम पोजीशन। आगे भी क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम पोजीशन। ये सारे पैसेंजर, इन सब इस पैसेंजर की सारी की पोजीशन क्या है, सेम है। तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। बट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो सबकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो एक नेक्स्ट चीज लिखेंगे यहाँ पर अपन, मोशन। मोशन क्या है? द पार्टिकल चेंजेस, एक चीज लिख देना, द पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम चल रहा है आगे, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन with the passage of time with respect to surrounding। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन। ये जो भी मैंने बोला है मोशन, ये मैंने बोला है रेस्ट, तो ये मैंने किसी के रेस्पेक्ट में बोला है। इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। तो ये जो रेस्ट और मोशन लिखा है, ये दोनों कौन से रेस्ट और मोशन है, रिलेटिव रेस्ट और मोशन। ये रिलेटिव रेस्ट है और ये रिलेटिव मोशन है, लिख लेना भैया। इट इज रिलेटिव रेस्ट और ये क्या है, रिलेटिव मोशन। सर रिलेटिव मतलब क्या हो गया? ये रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। मतलब क्या, एब्सोल्यूट रेस्ट पूरे यूनिवर्स में कोई है ही नहीं। सारी चीज यूनिवर्स के अंदर मोशन कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है। किसी और जगह से मैं देखूंगा आउटसाइड द अर्थ, तो मुझे जो देखने वाला बंदा होगा, जो अर्थ से बाहर देखेगा, तो उसको अर्थ मूव करते हुए दिखाई दे रही है, और अर्थ पे मैं खड़ा हूं तो मैं भी उसको मूव करते हुए दिखाई दे रहा हूं। यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन कोई बंदा आउटसाइड द अर्थ मेरे को देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में नहीं हूं, उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन हूं। तो रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है। हाँ, मैं आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, लेकिन अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ, उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। तो रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में ऐसा कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ही नहीं। और एब्सोल्यूट रेस्ट से आप किसी को ऑब्जर्व करोगे तो वो एब्सोल्यूट मोशन होगा, तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं है कुछ।
अरे यार मैंने देखा इसकी स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गई, वो उसकी स्पीड जीरो हो गई, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या थी, सेम। इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक रिलेटिव टर्म्स हो गए ना। एक बंदे के हिसाब से इसकी स्पीड कुछ ना कुछ है, लेकिन एक बंदे के हिसाब से उसकी स्पीड जीरो है। एक बंदे के हिसाब से ये पोजीशन चेंज कर रहा है और एक बंदे के हिसाब से ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो रेस्ट और मोशन एक प्रकार की रिलेटिव टर्म्स है। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। और एब्सोल्यूट रेस्ट पे खड़े होकर मैं किसी को ऑब्जर्व करूँ, तो अगर एब्सोल्यूट रेस्ट होता तो मैं उस पर खड़े रह के किसी को ऑब्जर्व करता, तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मोशन में कहलाता है। अब चूंकि एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो एब्सोल्यूट मोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। और अगर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता एब्सोल्यूट रेस्ट पे, तो उस पर मैं खड़े रह के किसी मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व करता, तो मूविंग बॉडी का जो मोशन कहलाता वो एब्सोल्यूट मोशन कहलाता। चूंकि एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं हो सकता। रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स होगी, इस बात को ध्यान रखें, नोट डाउन करो इसको। ना अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। या तो पार्टिकल का सिर्फ एक्स पोजीशन चेंज हो, या वाई चेंज हो, या जेड चेंज हो। या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, पार्टिकल इस प्रकार से मोशन कर रहा है कि उसका या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। यानी कि क्या समझते हैं अपन, ये ब्लैक मार्कर आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। आउट ऑफ द प्लेन ये जो है जेड एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई है। इट इज एक्स, इट इज वाई एंड इट इज जेड। अगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। या पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो क्या चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट। ये ऐसे चल रहा है तो क्या चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट। एट ए टाइम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, या फिर एट ए टाइम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, या फिर एट ए टाइम सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो पार्टिकल का मोशन कहलाता है वन डायमेंशनल मोशन। एट ए टाइम साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई या वाई जेड और जेड एक्स। एट ए टाइम दो कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज होंगे तो ये कहलाएगा 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ये कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। एट ए टाइम तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो, ये कहलाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। सिर्फ पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा तो समझो यहां पे मान लो ये क्या है 0,0, ये मान लो क्या है 0,1, ये क्या है 1 2 3 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,1। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो गया x2 y1, x3 y1, 4 y1, 1,1 2,1 3,1। देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर? ऐसा देखो, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, यहाँ पर ये क्या हो गया 1,1, ये 2 ये 2, यहाँ पर क्या हो गया 2,2, यहाँ पर ये 3 ये 3, यहाँ पर क्या हो गया 3,3। z यहाँ पर है, z में मोशन कर रहा है, प्लेन में मोशन कर रहा है ये। तो एट ए टाइम 1 2 हो गया और ये भी 1 2 हो गया। यहाँ पर x भी चेंज हो रहा, y भी चेंज हो रहा, x भी चेंज हो रहा, y भी चेंज हो रहा। तो सिर्फ x चेंज हो, y चेंज हो, z चेंज हो, तो ये कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, ये कहलाएगा 2D मोशन, और इसको बोलेंगे अपन मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, देखो एक प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है ये, और पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, बाहर आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, और बाहर आ रहा है तो z भी चेंज होगा। तो साइमल्टेनियसली 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तीनों के तीनों चेंज हो रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल मोशन। और इसको कहेंगे मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, स्पेस में मोशन कर रहा है, एक्स भी चेंज, वाई भी चेंज और जेड भी चेंज। तो एट ए टाइम सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा, आइदर एक्स वाई और जेड, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड
मोशन इन प्लेन 2D, उसमें एक्स और वाई, वाई और जेड और एक्स चेंज होंगे, या फिर साइमल्टेनियसली तीनों चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, तो ये कहलाएगा मोशन इन स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन। इसको आप नोट डाउन करेंगे। नाउ इसी के साथ अपन देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, फाइनली पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो ये कहलाएगा R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये कहलाएगा इनिशियल से फाइनल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल लॉ देखूंगा, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, ये दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम ऑर्डर में, और एक क्लोजिंग साइड क्या है? अपोजिट टू द ऑर्डर। तो क्या बोलते हैं अपन, ये दो साइड जो सेम ऑर्डर में है, इन दोनों का सम क्या? R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको बोल दो R2 वेक्टर। क्या बोला जा रहा है? इसको R इनिशियल वेक्टर कर दो, आपको क्लियर रहेगा। R1 R2 मत लिखो, इट इज़ R इनिशियल एंड इट इज़ R फाइनल। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे चेंज। फाइनल माइनस चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जा रहा है? ट्राइंगल के दो साइड है सेम ऑर्डर में, इन दोनों का सम थर्ड साइड होगी, तो इन दोनों का सम थर्ड साइड हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल कहलाता है चेंज, तो इट इज़ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर डिस्टेंस के केस में अगर मैं बात करूँगा, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है, ये क्या है? एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा डिस्टेंस के केस में द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसको बोलूँगा मैं ये क्या है? शॉर्टेस्ट। तो इट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन। और इसको क्या बोलूँगा मैं? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अपर हम देखेंगे यहाँ पर, इसको बना लेना आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ आगे आपको बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास दो फिक्स पॉइंट्स है, ये दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कहलाएंगे। दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में मैं चलूँगा इस पाथ से, मैं इस पाथ से चलूँगा, तो इस पाथ से डिस्टेंस अलग होगी, इस पाथ से डिस्टेंस अलग होगी, और इस पाथ से डिस्टेंस अलग होगी। जितने नंबर ऑफ पाथ में चेंज करूँगा इनिशियल और फाइनल फिक्स पॉइंट्स के बीच में, उतनी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस आ जाएंगी, और हर पाथ से एक अलग डिस्टेंस होगी। क्या बोला मैंने बोला देयर कैन बी n number of paths between two fixed points and there can be n number of different distances
possible y different paths। दो फिक्स पॉइंट के बीच में कितने सारे पाथ हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, और सारे पाथ से बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल हो सकती है। बट ये इनिशियल और फाइनल में जो शॉर्टेस्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं बात करूं पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 से डिस्टेंसेस अलग अलग है, डिस्टेंसेस अलग अलग है, बट इनिशियल से फाइनल ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक है। इस पाथ से भी जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ये, इस पाथ से भी जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ये, इस पाथ से भी जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला जा रहा है? देयर कैन बी यूनिक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। क्या बोला मैंने? देयर इज अ यूनिक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट possible, there can be a finite distance, there is a unique finite distance between two fixed points। क्या बोला जा रहा है? दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक यूनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों पॉइंट फिक्स है तो कितने भी पाथ हो, ये पाथ हो चाहे ये पाथ हो, द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली वन, बट देयर कैन बी n नंबर ऑफ डिस्टेंसेज थ्रू n नंबर ऑफ पाथ, डिफरेंट डिस्टेंसेस थ्रू डिफरेंट पाथ्स। बट अगर इनिशियल और फाइनल फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक वैल्यू होगी। यानी कि एक चीज़ और मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ। ये जो है डिपेंड्स ऑन पाथ, डस नॉट डिपेंड ऑन पाथ, it only depends on initial and final position। is it clear? क्या ये इरेज कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के केस में, for a moving particle, for a moving particle it can never be ज़ीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है। हाँ, इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे होगा तो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर मूविंग होगा तो कभी ज़ीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। इट कैन बी ज़ीरो फॉर पार्टिकल एट रेस्ट। ये अपन कंपैरिजन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फॉर ए पार्टिकल इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर मैं यहाँ चलना शुरू करूँगा और अगर मैं यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पर आ गए। अगर मैं चलना इधर से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, मैं यहाँ चलना शुरू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर रुक गया, तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर इसी केस में मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ 0,0 ओरिजिन से, मैं यहाँ तक गया और मैं घूम के यहाँ पर आ गया, इनिशियल का पर यहाँ पर, फाइनल का पर यहाँ पर, तो ये इधर, तो ये अगर पॉजिटिव तो उसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। तो फॉर ए मूविंग पार्टिकल इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। क्या हुआ? अगर जिधर मैंने शुरू किया था चलना और उसके अपोजिट में रुक रहा हूँ
जाकर रुक रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। यहाँ पर मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ और मैं जाके उस तरफ रुक रहा हूँ, उधर साइड, और ज़्यादा चल रहा हूँ। क्या समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ समझ में अच्छा आएगा आपको। जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वहीं पर रुक गया तो इट इज़ 0। यहाँ से शुरू करा और मैं शुरू किया किस डायरेक्शन में, राइट, और रुका भी किधर में, राइट में, तो इट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे शुरू किधर किया मैंने, राइट में, मैं रुका किधर, लेफ्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर कितना हो गया, लेफ्ट में भी क्या रुका, मैं यहाँ से यहाँ गया और मैं जितना मैं चला था इधर उससे ज़्यादा चला मैं इधर। अगर मैं यहाँ पर आकर रुक जाता तो इट इज़ 0। रुका मैं अभी भी लेफ्ट में, बट मैं वहीं रुका जहाँ से मैं चलना शुरू किया था। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, इनिशियल मेरा डायरेक्शन ये है और मेरा रुका यहाँ पर, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन मैं वहीं पे रुका जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो इट इज़ 0। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पे रुकूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव, पॉइंट नंबर 2 पे रुकूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, और मैं यहाँ पे यहाँ बढ़ के यहाँ जाता हूँ और पॉइंट नंबर 3 पे रुकता हूँ, तो इनिशियल एक फाइनल तो ये हो गया, एक फाइनल ये हो गया और ये फाइनल ये हो गया, तो इनिशियल से फाइनल इधर साइड गया मैं तो नेगेटिव। समझ में आ गया? तो व्हाट इज़ 0 डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? मैं जिधर चलना शुरू कर रहा हूँ और उधर साइड ही मैं रुक रहा हूँ तो इट इज़ पॉजिटिव। शुरू कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और मैं वहीं रुका जहाँ से चलना शुरू किया था, इट इज़ 0। मैं चलना शुरू कर रहा हूँ इधर, लेकिन मैं रुक उधर रहा हूँ और मैं ज़्यादा चल रहा हूँ जितना मैंने राइट में चला था उससे ज़्यादा चल रहा हूँ लेफ्ट में, तो इट इज़ नेगेटिव। देख लो, इनिशियल यहाँ पर, फाइनल यहाँ पर हो गया। इज इट क्लियर क्या? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इज इट क्लियर क्या? ये भी आप बना लेना आपके इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अपन पढ़ भी चुके हैं, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव और कभी 0। तो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किधर भी चलो आप, सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ओनली, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इज इट क्लियर क्या? अब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था अभी, और मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला था आपको, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और शुरू करके यहाँ पर जा रहा है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। शुरू यहाँ से क्या चलना, अगर ये 1 से शुरू करता और 2 पे आके रुकता है तो डायरेक्शन चेंज की क्या? नहीं। तो 1 और 2 पाथ के अंदर बात करूँ मैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। इज इट क्लियर क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँगा तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। इज इट क्लियर क्या? और अगर मैं यहाँ से 4 नंबर पे आ जाऊँगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? इतना और इतना। यानी कि मैं इतना बोलूँ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये 0 हो गई, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है लेकिन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस में इतने के साथ इतना और जोड़ रहा है डिस्टेंस में, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिर्फ इतना। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना ले रहे हैं अपन और डिस्टेंस में इतना तो ले ही रहे हैं, प्लस इतना और ऐड करेंगे क्योंकि वो पाथ लेंथ होगी। यानी कि मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं एक चीज़, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर मैं बोलूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से भी बड़ा होगा डिस्टेंस। सर मैग्नीट्यूड मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, उसको भी अगर मैं पॉजिटिव कर दूं, जैसे कि क्या, मान लो ये कितना है? 2 मीटर, ठीक है। ये भी कितना है? 2 मीटर, और ये कितना है? 4 मीटर। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना? 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 मीटर, दोनों क्या होगा? बराबर, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया यहाँ पर। दूसरे वाले के केस में यहाँ से लगाकर यहाँ तक 3 तक में डिस्टेंस कितना हो गया? 2 और 2 4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0।
पहले वाले केस में 2 = 2, दूसरे वाले केस में 2 + 2 4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं और इधर डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। क्या बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या हो गया बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तीसरे वाले केस में 2 + 2 4 + 4 8, डिस्टेंस कितना हो गया 8 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 प्लस और ये कितना हो गया 2 प्लस में ले लिया -2 और ये क्या हो गया -4, ये 2 प्लस डायरेक्शन अपोजिट -2 और ये क्या -4, ये कटिए कितना हो गया -4। पर मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस से तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू, बट इसका अगर मैग्नीट्यूड भी ले लूँ ना तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू, इट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस नेगेटिव वैल्यू का अगर मैंने पॉजिटिव भी ले लिया तो ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहेगी। यानी कि अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा वो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? क्या ये सारा कंपेरिजन अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने, ये कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन करो। ना अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। राम टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन, पाथ नंबर 1 इज ए स्ट्रेट लाइन टू ग्रो फ्रॉम P to Q। राम इससे आता है और श्याम पाथ नंबर 2 से आता है P और Q पे आने के लिए। ये अपने को दे रखा PQ डिस्टेंस दैट इज 200। ये सेमी सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज सेमी सर्कल। दोनों की डिस्टेंस निकालना है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, राम में कितना चला P से Q में 200 मीटर, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 200 मीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम आता है, तो श्याम ने ये चला, ये सेमी सर्कल चला। पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr, ये लेंथ कितना होगा सिर्फ πr, और r कितना है यहाँ पर, ये डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना होगा, द रेडियस इज 100, तो इट इज पाई इंटू 100। ये 200 चला और ये 500 मीटर चला। नाउ दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम, राम यहां से यहां तक गया तो इनिशियल क्या हो गया, ये फाइनल क्या हो गया, ये जो आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना 200 मीटर। चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था, डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गए, देखो बराबर आ गए। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम, अगर श्याम का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट श्याम का भी यही आएगा, क्योंकि श्याम का भी इनिशियल यही है और फाइनल ये है, तो इट इज़ 200। दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। दोनों के डिस्टेंसेस अलग अलग हैं लेकिन दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे। नोट इट डाउन। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड पे एक मोटरिस्ट चलता है 500 मीटर। 500 मीटर चलने के बाद, ये 500 मीटर चल रहा है, वो 500 मीटर चलने के बाद उस लाइन से वो 60 डिग्री टर्न लेता है। 60 डिग्री टर्न लेके वो 500 मीटर फिर चलता है। कितना चलता है 500 मीटर। कितना टर्न ले लिया 60 डिग्री। फिर इस पाथ से फिर से 60 डिग्री का टर्न ले लिया और फिर 500 मीटर चल लिया। फिर इस पाथ से फिर 60 डिग्री का टर्न ले लिया और फिर 500 मीटर चल लिया। फिर इस पाथ से फिर 60 डिग्री टर्न ले लिया और फिर 500 मीटर चल लिया। और फिर इस पाथ से 60 डिग्री टर्न लेके फिर 500 मीटर चल के वो यहाँ पर आ गया। इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि सारे सेट्स क्या है बराबर है। कितना टर्न है 60 डिग्री टर्न, कितना टर्न है 60 डिग्री टर्न, ठीक है, कितना टर्न है 60 डिग्री टर्न है। यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न। तो अब देखेंगे इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकेंड एंड इट इज़ थर्ड। थर्ड टर्न पे ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा और ये होगा डिस्प्लेसमेंट।
आपको ये निकालना है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये निकालना बेटा अपने को। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, प्रॉपर्टी छोड़ो, मैं बता देता हूँ कैसे आता है। प्रॉपर्टी बाद में आप याद कर लेना। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या बन गया ये रेक्टेंगल। तो ये अगर 500 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 500 मीटर। अब ये एंगल 60 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। ये 60 है, ये 500 है। तो अगर मैं यहां पर लगा देता हूं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है बेस, ये थीटा है तो ये क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये 60 डिग्री है तो ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं बात करूँ cos 60 डिग्री यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, cos 60 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 60 होता है 1/2, बेस कितना है निकालना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 500, तो बेस आ जाएगा 250 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो बेस है, और द बेस बिकम्स 250 मीटर। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर देखेंगे ये 60 है तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये 60 है तो ये इसके साथ ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगेन मैं यहाँ पर लगा दूंगा cos 60 डिग्री, तो उससे भी ये कितना आ जाएगा, ये जो आएगा इतना, ये जो बेस है ये आ जाएगा 250 मीटर। तो यहाँ से लगातार यहाँ तक करेंगे 250, 500, 250, इट इज़ 1000। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा, थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1000 मीटर। प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डायगनल होगी, ये डायगनल ये साइड के जस्ट डबल होगी, 500 तो ये 1000, याद रखना उसको। नाउ सिक्स्थ टर्न 1 2 3, इट इज़ 4 5 और 6th, शुरुआत यहीं से गई थी, फाइनल भी यहीं हो गया। तो सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। नाउ 8th टर्न 1 2 3 4 5 6, अगेन 7 ये हो जाएगा और 8 फिर से ये आ जाएगा, सेकेंड वाला टर्न 8th टर्न होगा। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पूरा, इट इज़ अ राइट एंगल एट दिस पॉइंट। मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूँगा, छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करूँगा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखता हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर मैं देखता हूँ तो मैं लगाता हूँ sin 60 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूस इज 500, इट इज़ √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 500, द परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी 250 √3 मीटर। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आ गई 250 √3 मीटर, और मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं अगेन cos 60 डिग्री। cos 60 मुझे क्या निकालना है, बेस, हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है निकालना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 500, इट इज़ 1/2 बेस अपॉन 500, तो बेस बिकम्स 250 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये 250 मीटर आ गई, और इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो बेस है वो कितना हो गया, 750 मीटर का हो गया। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। क्या बोला फिर से मैंने, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस हो गया। तो इसके अंदर मैंने लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, व्हाट इज परपेंडिकुलर 250 √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज 750, ये पूरा कितना है 750 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज़, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इट इज़ 250 स्क्वायर इंटू 3 प्लस इसको लिख दूंगा 3 × 250 का स्क्वायर
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 250 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 250 स्क्वायर, अंडर रूट लगा दूंगा तो 250 का स्क्वायर बाहर आके 250 हो जाएगा और अंदर बचेगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 9 12, व्हाट इज 12, 4 इंटू 3, 4 बाहर आ जाएगा 2, तो इट इज़ 503 मीटर। तो ये हो गया 8th टर्न का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ हाइपोटेनियस। तो 8th टर्न का डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है 500√3 मीटर आ रहा है। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक व्हील है और एक ग्राउंड है। ग्राउंड से उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। सर स्लिपिंग क्या होता है अपन बाद में देखेंगे, अभी विदाउट स्लिपिंग है, उसको भी इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है मतलब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अगर बेटा ये व्हील एक पूरा रिवोल्यूशन लगाता, एक पूरा रिवोल्यूशन लगाने के बाद व्हील यहाँ पे रुकता, तो जो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फिर से कहा जाता ग्राउंड पे। फॉर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन द P पॉइंट, ये जो यहाँ पर है वो P पॉइंट फिर से ग्राउंड को टच करता है इस पॉइंट पर, वही P पॉइंट। मतलब जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी P होता फॉर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता, ये करता यहाँ से यहाँ तक 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द व्हील। क्या बोला गया है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे था वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आएगा, यानी कि उसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करा और एक रिवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पॉइंट P, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आएगा ये 2πr आएगा। अब बेटा उसने अगर हाफ रिवोल्यूशन किया होगा तो वो कहीं यहाँ पर बीच में होगा, और हाफ रिवोल्यूशन के केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ नहीं होके वो जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन भी आधा ही हुआ है। रिवॉल्यूशन पूरा होता तो P पॉइंट यहाँ है तो वो P पॉइंट फिर से यहाँ आ जाता, लेकिन आधे रिवॉल्यूशन में P पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाएगा क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन है, और हाफ रिवॉल्यूशन में चलेगा वो चलेगा जस्ट आधा ऑफ 2πr, दैट इज पाई इंटू r। और ये क्या होता है, डायमीटर, इट इज 2r, डायमीटर इज 2r। व्हाट यू हैव टू फाइंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, यू हैव टू फाइंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। इनिशियली पॉइंट P कहाँ था, यहाँ पर, फाइनली पॉइंट P कहाँ पर है, यहाँ पर। इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ये बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू √4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर, r बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। नोट इट डाउन। ना अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपने को पोजीशन दे रखा है मीटर के अंदर और टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर, और रिलेशन दे रखा है t इक्वल्स टू √x + 3। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 to 6 सेकेंड, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन t इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर t इज इक्वल्स टू √x + 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू t - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे टाइम बोला है क्या, मुझे टाइम बोला, मैं पहले यहाँ पर बना लेता हूँ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड इट इज़ 0,0 ओरिजिन। टाइम के साथ साथ मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ साथ। अगर मैं यहाँ पे टाइम को 0 पुट करूँगा, टाइम को 0 पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो इट इज़ -3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं 9 पे खड़ा हूँ, t इक्वल्स टू 0 पे मैं 9 पे खड़ा हूँ, 9 मीटर पे। कब t बराबर 0 है, t इक्वल्स टू जैसे ही 1 हो जाएगा, t इक्वल्स टू जैसे ही 1 पुट करूँगा, पहले पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसा टेबल बना लेते हैं, x t x, क्या पुट करा मैंने 1 पे कितना आया, सॉरी क्या पुट करा मैंने टाइम को 0, कितना आया 9, t को मैं क्या पुट करूँगा 1 - 3 दैट इज़ 2, दैट इज़ कितना आ जाएगा 4, टाइम को मैं 2 पुट करूँगा तो इट इज़ 1, मैं 3 सेकेंड पुट करूँगा तो इट इज़ 0, मैं 4 सेकेंड पुट करूँगा तो इट इज़ 1,
मैं यहाँ पे 5 सेकेंड पुट करूँगा तो इट इज़ 4, और मैं यहाँ पे 6 सेकेंड पुट करूँगा तो 6 - 3 3 3 9। क्या किया मैंने, टाइम बराबर 0 1 2 3 4 5 6 पे मैंने 9 4 1 0 1 4 9 देखा, तो t = 0 पे मैं 9 पे हूँ। t = 1 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ, t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ, 4 मीटर पे हूँ। t = 2 सेकेंड पे मैं, t = 2 सेकेंड पे मैं कहाँ पर 1 मीटर पे हूँ, और t = 3 सेकेंड पे मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, 0 मीटर पे। फिर समझने की कोशिश करना, मेरे को बोला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, तो इनिशियल और ये हो गया फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इतना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये फाइनल, ये डायरेक्शन क्या है, -x, तो इट इज़ -9 मीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा -9 मीटर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपोजिट में, प्लस एक्सिस में आता तो इट इज़ +9, और अपोजिट डायरेक्शन x के तो इट इज़ -9। अब बोला है 3 to 6 सेकेंड, 3 to 6, अब देखेंगे अपन t = 4 सेकेंड पे कहाँ पर हूँ मैं, t = 4 पे मैं फिर यहाँ पर आ गया, t = 5 में मैं यहाँ पर आ गया, और t = 6 में मैं यहाँ पर आ गया, 6 सेकेंड पे मैं यहाँ पर आ गया। तो 3 to 6 की बात करेंगे तो इनिशियल क्या हो गया मेरा, इनिशियल क्या हो गया अभी मेरा 3, और फाइनल मेरा क्या हो गया 6, तो इट इज़ इनिशियल से फाइनल राइट की तरफ कितना है, 0 1 4 9, तो इट इज़ 9 मीटर, इट इज़ -9 मीटर, इट इज़ +9 मीटर, तो इट इज़ +9, प्लस क्यों, राइट साइड में है, प्लस एक्स एक्सिस में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 6, 0 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड तक यहाँ, और फिर 3 से लगाकर 6 तक यहाँ, तो कितना चला मैं, डिस्टेंस चला मैं 18, गया भी 9 और आया भी 9। तो डिस्टेंस की केस की बात करूँगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, जितना गया उतना मैं फिर से वहीं पर आ गया, कहाँ पे था 9 मीटर पे था मैं, और फिर से यहाँ पर घूम के मैं 6 सेकेंड पे वापस 9 मीटर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड इज 0 मीटर। तो नोट इट डाउन। अपन क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट वी कैन से अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, बोथ कैन नॉट बी 0, one of the two may be 0, both must be 0, and if one is positive other is negative। देखते हैं, समझते हैं इसको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्टिकल यहाँ चलना शुरू करेगा और यहाँ से चल के फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो डिस्टेंस तो 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो आपको लगेगा कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। क्या बोला, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज्ड, ये क्या पॉइंट है इनिशियल, और ये क्या पॉइंट है फाइनल, इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट आ गया, मतलब ये क्या हो गया, सेम लोकेशन हो गया। उसने क्या बोला है, लोकेशन क्या होना चाहिए, चेंज। अगर पार्टिकल घूम फिर के सीधे वहीं पर आ जाएगा तो फिर लोकेशन चेंज मानी जाएगी क्या, नहीं, वो तो उसी लोकेशन पे है जहां पर पहले था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हाँ। लोकेशन अगर सेम आएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन लोकेशन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता। मान लो पार्टिकल यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, लोकेशन क्या है इनिशियल, इसकी लोकेशन क्या है ये फाइनल, लोकेशन क्या है दोनों की अलग अलग, तो डिस्टेंस भी 0 नहीं होगी और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं होगा। क्या बोला मैंने, सर अगर वापस वहीं आ जाता है तो 0 हो तो रहा है, लेकिन बेटा उस केस में लोकेशन चेंज हो रही है क्या, लोकेशन तो सेम हो गई ना फिर। इफ द लोकेशन इज सेम then the displacement is 0, if the location is changed, क्वेश्चन बोला लोकेशन चेंज हो गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, if the location is changed the displacement is not 0, और लोकेशन चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस 0 होगा ही नहीं। हाँ, तो इसका आंसर होगा बोथ कैन नॉट बी 0, वन ऑफ द टू में भी 0 नहीं, दोनों में से एक भी 0 नहीं हो सकता। अगर एक भी 0 होगा तो फिर लोकेशन चेंज मानी नहीं जाएगी, अगर लोकेशन चेंज मानी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगा और डिस्टेंस भी कुछ होगा। इज इट क्लियर क्या, बोथ मस्ट बी 0 तो गलती हो गया, दोनों 0 नहीं होंगे। इफ वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, बेटा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, देखो डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, देखो मैं यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव, इनिशियल ये रहा फाइनल ये रहा, क्या लोकेशन चेंज हो गई, हाँ लोकेशन चेंज हो गई, डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ है, तो दोनों पॉजिटिव, तो अपन ये नहीं कह सकते कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। इज इट क्लियर क्या, तो सही आंसर रहेगा बोथ कैन नॉट बी 0।
अगर लोकेशन चेंज हो गई है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। अगर लोकेशन सेम आ जाती है, घूम फिर के पार्टिकल वहीं आ जाता है, तो फिर लोकेशन चेंज नहीं बोलेंगे, उसको लोकेशन सेम बोलेंगे। सेम लोकेशन है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर लोकेशन चेंज बोला है, तो अगर लोकेशन चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। लोकेशन चेंज हो गई, लोकेशन सेम है तो जीरो, लोकेशन चेंज तो डिस्टेंस तो जीरो होगा ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी लोकेशन चेंज के केस में जीरो नहीं आएगा, तो बोथ कैन नॉट बी जीरो आंसर होगा। नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या बोला है, अ मैन मूव्स 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल ऑफ हाइट 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं बता देता हूँ आपको, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बेटा ये ऊपर जो आसमान है ना, आसमान नॉर्थ में नहीं है, ये नॉर्थ इधर बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब इधर है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ये रहा डायग्राम। नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, जमीन साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ मतलब है इधर, और ये साउथ मतलब है आपकी तरफ, ईस्ट राइट और नॉर्थ ही है। तो मैं इसको बना देता हूँ आपके लिए एक पूरे प्लेन के अंदर, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, व्हाट इज इट, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो गया ईस्ट, तो क्या बोला आपने को, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट, और बेटा ये नॉर्थ, ये नॉर्थ मतलब का, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ मेरे सामने, साउथ मेरे पीछे। अगर ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो नॉर्थ इधर और साउथ आपकी तरफ, तो ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैंने बोला द रेन इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड, तो बच्चे ने बोला साउथ में रेन जा रही है। साउथ में कैसे रेन जाएगी, साउथ तो क्या होता है, ये है, इधर रेन कैसे आएगी, रेन तो वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्टिकल लाइन आप थोड़ा समझिएगा, मैंने ऐसा क्यों बनाया था, इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऐसा है, बोर्ड ऐसा करो तो नॉर्थ किधर हो जाएगा, इधर साउथ, ये ईस्ट, और ये एक मार्कर और आ जाएगा तो इधर वेस्ट। तो इट इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ऐसा नहीं है ये, इट इज़ ऐसा, बोर्ड को ऐसा करो, वो मैंने आपके लिए बना दिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो क्या बोला है फिर यहाँ पे देखेंगे अपन, मैं मार्कर यहीं भी चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ 4 मीटर ईस्ट में चला, कितना चला 4 मीटर, 4 मीटर चल लिया बेटा। फिर चला नॉर्थ में 3 मीटर, नॉर्थ में आ गया बेटा 3 मीटर, ये 3 मीटर आ गया। और फिर एक पोल है, उस पोल पे चला 12 मीटर का, तो ये पोल है, इस पोल पे चला 12 मीटर में। कैसा है ये, ईस्ट में चला 4 मीटर, ईस्ट में चला 4, नॉर्थ में चला, ईस्ट में चला 4, नॉर्थ में चला 4, और एक 12 मीटर का पोल है, पोल पे चला। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो इट इज़ 4 + 3 7, 7 and 12 दैट इज़ 19, तो डिस्टेंस तो 19 हो जाएगा। 4 + 3 7 and 12 19। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे होगा, इट इज़ 4 and 3, सॉरी इट इज़ 4 and 3 और ये 12, तो इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये निकाल लिया पहले, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा 5, ये 5 है और ये 12 है, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा 13। देखो क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर बेटा, ध्यान देना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाना आप, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर दैट इज़ 25, दैट इज़ √25 इज़ 5, तो इट इज़ 5। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, अगेन ये भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, ये आ जाएगा 13 मीटर, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज़ 13। पाइथागोरस लगा देना, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज़ 13 मीटर। नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन ये है अपने पास कि एक ड्रंकार्ड है, वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, और ऐसे चलते जाता है। तो अपने को बताना है किस टाइम में वो पीठ में गिरेगा। पीठ जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ से 11 मीटर दूर है, जैसे कि क्या, ड्रंकार्ड यहाँ से शुरू कर रहा है और ये यहाँ पर पीठ है, और दोनों में डिस्टेंस कितनी 11 मीटर की है। और ड्रंकार्ड क्या करता है, 5 मीटर फॉरवर्ड चलता है और 3 मीटर बैकवर्ड।
तो पहले तो 5 चला रहा हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बैकवर्ड। तो अल्टीमेटली 1 स्टेप में 1 मीटर चलता है और 1 मीटर होता है 1 सेकेंड में। उसने बोला है 1 मीटर टेक्स 1 सेकेंड। 1 स्टेप 1 मीटर का है और वो 1 सेकेंड लेता है। तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर चला और 8 सेकेंड लग गए, लेकिन अल्टीमेटली कितने स्टेप आगे आया वो? 2 स्टेप। कितना चला यहाँ से? 2 मीटर ही चला, लेकिन 2 मीटर में टाइम कितना लग गया उसको? 8 सेकेंड। 5 स्टेप फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 स्टेप बैकवर्ड। कितना आगे बढ़ा? 2 मीटर। लगा कितने? 8 सेकेंड। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। 5 स्टेप में 5 सेकेंड लग गए, 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 8 सेकेंड लग गए उसको। फिर से अब यहाँ से शुरू करेगा वो। अब यहाँ से क्या करेगा? 1 2 3 4 5 स्टेप फॉरवर्ड, 1 2 3 स्टेप बैकवर्ड। अल्टीमेटली फिर से 8 सेकेंड लगे। कितना आगे बढ़ा वो? 2 मीटर आगे बढ़ा। और टाइम कितना लग गया? 8 सेकेंड। अब फिर से वो शुरू कहाँ से करेगा? यहाँ से शुरू करेगा। यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पर एक्चुअली अभी वो। फिर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, 1 2 3 बैकवर्ड। अल्टीमेटली चला कितना? 2 मीटर और चल लिया। टाइम कितना लग गया? 8 सेकेंड। अब कहाँ पर है वो? यहाँ पर है। यहाँ से फिर 5 स्टेप। अल्टीमेटली मैं यहाँ से कितनी दूर आ गया हूँ? 6 मीटर दूर आ गया हूँ। कितना दूर आ गया हूँ? 6 मीटर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड लूँगा। तो यहाँ समझने, ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप जैसे चलूँगा मैं कितना चल जाऊँगा? 5 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ से 11 मीटर पे क्या थी? पिट। तो ये बैकवर्ड आने का काम ही नहीं। मैं पिट के अंदर क्या गिर जाऊँगा? बैकवर्ड आ ही नहीं पाऊँगा। समझे क्या? जैसे ही मैं यहाँ पर आ गया 2 मीटर पे, तो यहाँ से कितना चल गया मैं? 2 2 4 2 6। अब मैं 5 स्टेप फॉरवर्ड लूँगा 6 के बाद, तो 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर 10 मीटर और 11 मीटर पे आ गया हूँ मैं। बैकवर्ड लेने का टाइम ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं पिट के अंदर गिर चुका हूँ अभी। तो पिट में आ गया, अब बैकवर्ड जाने का है ही नहीं। तो पिट के अंदर गिर गया मैं और मुझे टाइम लगा 8 सेकेंड यहाँ के, 8 सेकेंड यहाँ के, 8 सेकेंड यहाँ के, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड यहाँ के। तो यहाँ पर लगे सिर्फ 5 सेकेंड। तो टोटल सेकेंड हो जाएगा 8 8 8, दैट इज़ 24 + 5, दैट इज़ 29 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नोट इट डाउन।